हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पीयूष नंदन। वेलकम टू आर्ट्स नर्सरी। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अब तक हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 7वां क्लास है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने गलती से आपको स्पेन के लोकेशन पे फ्रांस की लोकेशन बता दी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या कि ये यूरोप है। ठीक है, यूरोप का हिस्सा है। तो इसमें इस जगह पे मैंने आपको इस जगह आपको फ्रांस बता दिया था, जो कि गलत है। ये एक्चुअली स्पेन है और फ्रांस यहाँ पर है। ठीक है, ये है फ्रांस और ये जो ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ ये इस जगह पे पोर्टुगाल है, जिसे हिंदी में पुर्तगाल और इंग्लिश में ऐसे प्रोनाउंसिएशन पोर्टुगल बोलते हैं। एग्जैक्ट क्या है पुर्तगाल आप जाने। ठीक है, तो ऐसे मैं एक और अटैच कर दिया है, मैंने एक और फ़ोटो अटैच कर दिया है, तो इसकी मदद से थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको समझने में। आप समझ रहे हैं टारगेट एरिया क्या है, यहाँ पे देखना है हमें। ठीक है, कलर चेंज कर लूँ मैं। ये रहा यूरोप। ठीक है, और इसको जूम करके मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो देखिए, ये रहा स्पेन, ये रहा फ्रांस, ये रहा पुर्तगाल। अब इसे मैं थोड़ा जूम कर दूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और इसे भी थोड़ा जूम कर देता हूँ। स्पेन पुर्तगाल फ्रांस। ठीक है, तो जो भी गलती है यहाँ पे आप करेक्शन हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। देखें हमें पढ़ना क्या है। अब तक हमने क्या क्या कर लिया है। पहला टॉपिक ये हो चुका है, यानी कि ये क्या था, रिप्लेसमेंट एंड रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल, यानी कि प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। भोजन प्राप्त करने के तरीके, ऑब्टेनिंग फूड्स, वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड्स, ये भी हो चुका है। प्रारंभिक मानव, ठीक है, फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स, ये भी हो चुका है। आज हमें पढ़ना क्या है, ये पढ़ना है और ये भी पढ़ ही लेना है। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स हैं। क्या क्या है? औजारों का निर्माण यानी कि मेकिंग टूल्स, और संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा और कला, इंग्लिश में बोले तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, पढ़ना है औजार निर्माण के बारे में। तो औजार का क्या है कि देखिए, सिर्फ ह्यूमन ही औजार बनाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ हम ही लोगों ने औजार बनाए और डेवलप किया है। कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो ऐसा कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है पक्षी। ठीक है, जो छोटे मोटे औजार अपने प्रयोग के लिए बनाते हैं। वो किन किन चीज़ों में काम लाते हैं, तो भाई वो भोजन कलेक्ट करने में, ठीक है, फिर खुद की साफ़ सफाई को मेंटेन करने के लिए, खुद के हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और फिर एक कार्य और कि सामाजिक संघर्ष में। सामाजिक संघर्ष कहने का मतलब किसी और जीव जंतु के द्वारा अगर इन पर अटैक होता है तो उस समय अपनी सुरक्षा के लिए उस प्रकार के औजार, ऐसे कुछ लिमिटेड प्रजातियां हैं जो बनाती हैं और ख़ुद की सुरक्षा करती हैं। अब चिंपैंजी बोला भाई मैं क्यों पीछे रहूँ, तो चिंपैंजी के बारे में तो पता होगा। चिंपैंजी का ब्रेन थोड़ा सा शार्प होता है। ह्यूमन को छोड़ दिया जाए अगर, और अन्य जीवों की तुलना में, अन्य जीव जंतुओं की तुलना में चिंपैंजी थोड़े शार्प होते हैं, दिमाग से तेज़ होते हैं। फिर तो ये जो है ये भी औजार बनाते हैं अपने भरण पोषण के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं मेन टॉपिक यानी कि हमारा ह्यूमन। तो ह्यूमन के औजार निर्माण को समझने से पहले यहाँ पे आप एक टर्म देखें। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, एनाटॉमिकल एंड न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशन। ठीक है, यानी कि शारीरिक और स्नायु तंत्रीय अनुकूलन। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट टर्म है सबसे पहले वो है अडेप्टेशन, यानी कि हिंदी में जिसे अनुकूलन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? उम्मीद है कि आप लोग इसमें कुछ इस वर्ड का मीनिंग समझते होंगे। आप में से कुछ लोग तो इसे पक्का ही समझ रहे होंगे, फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँ बाकी जो लोग इसे नहीं समझ रहे हैं। अडेप्टेशन का मतलब है बदलती स्थिति के हिसाब से खुद में बदलाव लाना। ठीक है, जैसा भी डिमांड है उसके हिसाब से, जैसा भी आपकी भौगोलिक स्थिति का डिमांड है, जैसे चाहे आप गर्मी में रह रहे हो, ठंडे में रह रहे हो, उसके हिसाब से अपने शरीर को अनुकूलित करना, अपने शरीर में चेंजेस लाना और उसमें ढल जाना, यही अडेप्टेशन। उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। और सिंपल वर्ड में समझे, सीधी सी बात है, जो भी वेदर है, जो भी कंडीशन है, जो भी स्थिति है, उसे एक्सेप्ट कर लेना और उसमें सर्वाइव कर जाना, इसे कहते हैं अडेप्टेशन। अब कोई भी जीव जंतु अडाप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। वो बदलते मौसम के साथ खुद में परिवर्तन नहीं लाते हैं, खुद को अपडेट नहीं कर पाते हैं, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अडेप्टेशन क्या है? तो ये तो अडेप्टेशन हो गया। तो यहाँ किस तरह का अडेप्टेशन की बात हो रही है? शारीरिक और स्नायु तंत्रीय, यानी कि एनाटॉमिकल एंड न्यूरोलॉजिकल। तो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो तो शारीरिक अडेप्टेशन पे ही बेस्ड है। शरीर कैसे चेंज होता गया, आपने शुरू के वीडियोस में, शुरू के क्लासेस में देखा कैसे जबड़ा छोटा होता गया, खान पान में चेंजेस होने की वजह से दांत का साइज़ कम होता चला गया, ब्रेन का साइज़ बढ़ता चला गया, क्योंकि
ब्रेन का साइज़ क्यों बढ़ता चला गया? क्योंकि जो है ह्यूमन लगातार काम करते रहे, नई नई चीज़ों को खोजते रहे, नई नई चीज़ों पर प्रयोग करते रहे, नई नई चीज़ें बनाते रहे। तो इससे क्या हो गया, ब्रेन की क्षमता बढ़ती गई, एफिशिएंसी बढ़ती गई और इससे ब्रेन का साइज़ बढ़ता गया। ठीक है, और एक बहुत ही सटीक तरीके का ह्यूमन निकल के आया, जैसे हम लोग हैं आजकल। तो शारीरिक तो हो गया, शारीरिक चेंज ये। अब स्नायु तंत्रीय यानी कि न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल क्या है? ये जो है ना, ह्यूमन के ब्रेन से जुड़ी हुई चीज़ है। न्यूरॉन्स के बारे में बात की जा रही है। न्यूरॉन हमें हमारी जो है ब्रेन की स्मरण शक्ति से सीधा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स हमारे जितने ठीक होंगे, हमारी मेमोरी उतनी अच्छी होगी, हमारा ब्रेन उतना शार्प होगा। तो जो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हैं, स्नायु तंत्रीय परिवर्तन है, वो ह्यूमन में बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इन दोनों चीज़ों ने मिलकर ह्यूमन को कैपेबल बनाया, ह्यूमन को शक्ति दी कि वो अच्छे अच्छे औजार डेवलप कर सकें, अच्छे अच्छे औजार बना सकें और उन औजारों का प्रयोग करके और फर्दर आगे नए औजार बनाएं जो और भी ज़्यादा शार्प हों, और भी ज़्यादा क्षमतावान हो, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके कम से कम ह्यूमन एफर्ट के साथ। औजार का काम क्या होता है कि आपकी जो है एनर्जी और आपके टाइम को सेव करना, और औजार आपको वो चीज़ करके देगा। आप बिना आरी के एक लकड़ी को काटें तो आप किस तरीके से काटेंगे? आप सपोज़ करें पत्थर घिसेंगे, बहुत नुकीला सा पत्थर ला के, बट उसी पत्थर से हो सके आप कैसे डेवलप करते करते हज़ारों वर्ष लगा, हम लोग पत्थर से पहुँच गए आरी पे। तो अब आरी का यूज़ करके लकड़ी काटने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन अब वहीं पे आरी के आगे का स्टेज देखें तो इलेक्ट्रिक वाली आरी आ चुकी है। तो उसका यूज़ करते इलेक्ट्रिक कटर का, तो वो तो चंद सेकंड में ही उड़ा देता है, पूरा पेड़ को उड़ा देता है। तो ये क्या था? तो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हुआ, ह्यूमन ने जो है और बेहतर तरीके के औजार बनाने में, उन चेंजेस के थ्रू मतलब औजार बनाने में खुद को और ज़्यादा सक्षम पाया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ ह्यूमंस में हैं। और क्या है ह्यूमन के पास जो औजार बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इन दोनों चीज़ों ने मदद किया। और दूसरा ये है, देखिए, ग्रेट मेमोरी एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, यानी कि अच्छी स्मरण शक्ति। ठीक है, हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब जैसे एप यानी कि वानर जो होते हैं, ठीक है, वानर में क्या होता है कि उन्हें याद होगा कि वो 4 दिन पहले क्या थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, शायद ना याद रहे, शायद क्या याद नहीं रहेगा, बट हमें वर्षों पहले की चीज़ें याद रहती कि हम क्या कर रहे थे। ठीक है, वानर में स्मरण शक्ति अच्छी नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रख पाते। तो हमें स्मरण शक्ति अच्छी है तो हम जो है औजार बना सकते हैं, क्योंकि औजार बनाने में हमें पुरानी मेमोरी अपनी चाहिए। आज हमने कुछ काम किया, कल को भूल गए तो फिर से नया औजार बनाना पड़ेगा। तो ये ताकि जो है वो चेंजेस जो है अपडेट होते जाएँ। हमारे पास पहले की मेमोरी हमारे पास है, हमने कुछ औजार बनाए, अब हमें क्या करना है, आगे के औजार बनाने हैं पिछले औजार की मदद से। तो इसमें स्मरण शक्ति की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और फिर जो एबिलिटी है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी होनी चाहिए, जटिल संगठनात्मक कुशलता, ये भी ह्यूमन में है जो वानरों में नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों की मदद से ह्यूमन ने औजार बनाने में जो है बहुत अच्छी सफलता पाई अन्य जीव जंतुओं की तुलना में। ठीक है, तो अब देखते हैं जो फर्स्ट टूल मेकर। ठीक है, ऐसी संभावना है, ठीक है, ये केवल पॉसिबिलिटी कही जाती है कि जो फर्स्ट टूल मेकर, पहले उपकरण निर्माता हैं, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही रहे होंगे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, बट इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, कोई पक्का साक्ष्य नहीं है। ठीक, तो अब हम देखते हैं अपनी अगली स्लाइड पे हमें क्या देखना है। अच्छा, तो हमें देखना है अर्ली टूल्स। तो अभी तो बहुत ही हेवी औजार अपने आसपास आप देखते हैं। ठीक है, और फिर अगर इंटरनेट पे जाएं, थोड़ा यूट्यूब पे जाके सर्च करें तो किस तरह के जो है मैकेनिक्स डेवलप हो चुके हैं, किस तरह के मैकेनिज़म्स डेवलप हो चुके हैं, और मशीनीकरण बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा ना, तो हम तो वही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कुछ अर्ली टूल्स के बारे में जानते हैं हम यहाँ पर। तो कुछ इमेज आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये जो है इसे कहते हैं चॉपर। ठीक है, हिंदी में गंडासा कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं चॉपर। ये पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, और ये दूसरा नंबर जो दिख रहा होगा आपको, ये है हैंड एक्स, यानी हस्त कुठार, यानी कि हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता है। ठीक है, ये हैंड एक्स हो गया। ठीक है, और फिर ये हो गया हस्त कुठार, ये हो गया चॉपर, और ये हो गया हैंड एक्स। तो ये जो औजार बने, तो इन औजारों का डेवलपमेंट भी हुआ।
तो आज से लगभग 35,000 साल पहले क्या हुआ ना कि कुछ चेंजेस आए, कुछ परिवर्तन आए औजार बनाने में, ठीक है। पत्थर के औजार काफ़ी समय तक चले, फिर धीरे धीरे ह्यूमन का ब्रेन जो है डेवलप होने लगा, तो जानवरों को मारने के लिए जो औजार बनाते थे उनमें भी डेवलपमेंट हुआ, उनमें भी चेंजेस आए। तो क्या क्या आए, तो देखिए ये जो आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये वाला इमेज जो दिख रहा है, ये है स्पीयर थ्रोअर इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? स्पीयर थ्रोअर। यहाँ पे एल गलती से लग गया इसके लास्ट में, स्पीयर थ्रोअर कहते हैं इसे, यानी कि भाला प्रक्षेपक यंत्र। भाला प्रक्षेपक यंत्र, जैसे अब एक भाला है, आप इसे कुछ इस तरह का सपोज करें, ये भाला है जो कि नीरज चोपड़ा सर भी फेंकते हैं। नीरज चोपड़ा तो जान ही रहे हैं कौन है, ओलंपिक में मेडल जीतने वाले, जो गोल्ड मेडल जिन्होंने लाया है। तो वो हाथ से लेकर भाला फेंकते हैं, ठीक है। सपोज करें आप भी हाथ से भाला फेंक रहे हैं, लेकिन अगर उसके पीछे एक टूल लगा दिया जाए, ये जो टूल दिख रहा है एक डंडा सा दिख रहा होगा आपको, और इस जगह पे ये यहाँ पे ऐसे एक स्पेस बना हुआ है जहाँ पे आके ये भाला टिकता है, ये भाला है, ठीक है। अब ये हाथ को जो है स्ट्रेट करके फेंकना है, इस टूल को अपने हाथ में ही रखना है, और ये भाला जो है हाथ से जो फेंकी गई दूरी है उसकी तुलना में इस टूल से जब फेंका जाएगा तो ये भाला अधिक दूरी तक जाएगा, अधिक स्पीड से जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जानवर जो है आसानी से मारे जा सकेंगे, शिकार आसान हो जाएगा। तो ये क्या था? ये था कैसे औजार जो है डेवलप हुए। पत्थर से देखें कैसे हम जो है भाला प्रक्षेपक यंत्र तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। और क्या था जानवरों को मारने में, और क्या औजार आए जो ये जो डेवलपमेंट हुआ 35,000 वर्ष पूर्व लगभग जो परिवर्तन हुए थे। तीर कमान आ गया, ठीक है। तीर कमान क्या है? तो तीर धनुष वो तो जान ही रहे हैं आप। तीर कमान का प्रयोग जो है इससे जो है और काफ़ी दूरी तक जो है तीर चलाकर जो है मारा जा सकता था, जानवरों को शिकार किया जा सकता था और अपना भरण पोषण किया जाता था। तो इस स्लाइड का तो हो गया, आते हैं देखें आगे हमें क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे एक टेक्निक बताई गई है जिसे कहते हैं पंच ब्लेड टेक्निक। पंच ब्लेड तकनीक हिंदी में एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश। लेकिन उससे पहले हम कुछ परिवर्तन देख लें कि और क्या क्या परिवर्तन हुए थे ह्यूमन सोसाइटी कहेंगे, हाँ ह्यूमन सोसाइटी में उस वक्त के जो मानव थे उन लोगों ने और क्या क्या जो है नए नए कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो क्या कर रहे थे, वो जो फर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, ट्रैपिंग ऑफ फर बियरिंग एनिमल्स, यानी कि फर बियरिंग कहने का मतलब ये है वो जानवर जिनके शरीर पर रोएं बहुत ज़्यादा होते हैं, बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो वो क्या करते थे, उन जानवरों का शिकार करते थे। इन्होंने जो टूल्स डेवलप किए, भाला फेंकने वाले यंत्र से, धनुष से, पत्थर से, जैसे भी करना है शिकार किया। और जो ज़्यादा रोएं वाले जानवर हैं, ज़्यादा बाल वाले जानवर हैं, उनके खाल को उतार कर खुद के शरीर पर खुद को ढकते थे, खुद के शरीर पर उन खाल को रखते थे, उन खालों को। और जैसे जाड़े के मौसम में जो है खुद को कवर करके शरीर के तापमान को बचा कर रखते थे ताकि ठंड में वो सरवाइव कर सकें जब बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती होगी। और फिर और क्या एक डेवलपमेंट हुआ, आज से लगभग 21,000 साल पहले इन्होंने स्विंग नीडल्स, यानी कि इसके साक्ष्य मिले हैं कि लगभग 21,000 साल पहले जो सिलाई की सुई है उसका आविष्कार ये लोग कर चुके थे, उसकी खोज वो कर चुके थे। तो ये क्या करते थे, इन नीडल्स की सहायता से जानवरों की चमड़ों को सिलकर खुद के शरीर पर पहनने लायक बनाते थे। अब आगे देखें स्मॉल चीजल टूल्स। यहाँ पर मैंने इन चीज़ों का हिंदी नहीं लिखा है तो आप घबराएं नहीं हिंदी वाले, मैं यहाँ पे खुद से प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। तो सिलाई की सुई बन चुकी है, ठीक है। अब इन्होंने स्मॉल चीजल टूल्स यानी कि छोटे छोटे नुकीले औजार बनाने इन्होंने शुरू कर दिए। अब जितने औजार छोटे और शार्प होते जाएंगे उनकी क्षमता भी बढ़ती जाएगी। बड़े औजार भी तो हैं, लेकिन जब काम छोटा हो तो उन पर बड़ा बड़ा हथौड़ा से तो नहीं हो सकता ना। जैसे कहते हैं ना कि सुई का काम तलवार से नहीं होता, तलवार से कपड़े तो नहीं सिल सकते, तो सुई का काम तो सुई ही करेगा। तो जो छोटे हैं स्मॉल चीजल टूल्स थे, उनका प्रयोग जो है छोटे छोटे कामों में माइक्रो लेवल के वर्क में लिया जाने लगा। तो अब एक देखें एक टूल बनाने की टेक्निक यहाँ पे लिखी हुई है, एक औजार बनाने की तकनीक है जिसे कहते हैं द पंच ब्लेड टेक्निक। तो इसमें डायग्राम ए में देखें, तो डायग्राम ए में क्या है, तो इसमें ये हो रहा है कि देखिए जो पत्थर है, इसे मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखेंगे। तो पत्थर के को जो है इस जगह से, ये जो लाइन है, इस लाइन से प्रहार करके दूसरे पत्थर की मदद से इसे तोड़ा जाता है, ठीक है, और इस पार्ट को निकाल दिया जाता है जो आपको डायग्राम बी में नज़र आ रहा होगा। बी में देखें जिसे मैंने ग्रीन कलर से कवर किया है। तो इसमें क्या है, देखिए ये जो ऊपर का पत्थर है इसे निकाल दिया गया, ठीक है, इसे बाहर कर दिया गया। अब ये बचा हमारे पास जिस पे एक ऊपर ऐसे प्रहार करने लायक स्टेज बन गया एक, ठीक है।
अब इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पर थोड़ा इमेज जो है गड़बड़ हो गया है, मैं इसे थोड़ा ठीक किए देता हूँ। ये पत्थर इस तरीके का बना, ठीक है, इस पे ऐसे ऐसे लाइन्स हैं। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अब ये देखिए, इस मानव के हाथ में एक टूल है, एक पहले से एक औजार है। उस औजार की मदद से इस जो ये पत्थर बना, ये जो स्टेज बना, ठीक है, ये यहाँ पर है रखा हुआ, इसके ऊपर ये प्रहार करता है और साइड से उसे छीलता है, साइड से उसे काटता है। अब काटने के बाद क्या प्राप्त होता है मानव को, तो देखिए ये प्राप्त होता है। एक तो ये पत्थर जो था वो बेस वाला वो मिला, और साथ में कुछ छोटे छोटे औजार भी मिले। अब इनका प्रयोग करके इन्होंने देखिए क्या नक्काशी की है, ठीक है। ई डायग्राम पे आते हैं, ये था डी डायग्राम, अब ई वाले पे आते हैं। तो ये एक बोन है, ठीक है, ये एक हड्डी है। इस हड्डी पर देखें आपको बहुत सारी चित्रकारी दिख रही होगी, ठीक है। ध्यान से देखें, यहाँ पर एक जानवर बना हुआ है, यहाँ भी एक जानवर बना है, इस जगह भी एक जानवर बना है, इस जगह भी एक जानवर बना है। तो इनका प्रयोग करके ये जो है हड्डियों पर ड्राइंग करते थे, चित्रकारी करते थे या नक्काशी करते थे। तो ये था पंच ब्लेड टेक्निक। पंच ब्लेड टेक्निक की मदद से देख लिया आपने जो है ह्यूमन कितनी अच्छी ड्राइंग कर रहे थे और कैसे औजार बना करके उसका प्रयोग कर रहे थे। तो आते हैं अब अपनी अगली स्लाइड पे। अच्छा, ये हमारा ख़त्म हो चुका है, यानी कि औजार का निर्माण यहाँ पे ये जो सब टॉपिक था ये ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा और कला, यानी कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर मैं इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करता हूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाने वाली है, ठीक है। तो शायद ये थोड़ा हेडेक हो जाएगा आपके लिए भी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जो तुरंत ही अपलोड होने वाला है, मैं उसमें कर देता हूँ और इस वीडियो को मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बुक का रिवीजन कर रहे होंगे, और मेरे पढ़ाने से पहले भी आप बुक्स को पढ़ के रखें ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको जो है चीज़ें बेहतर समझ आए, और बार बार रिपीट करके पढ़ें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।